फिनोल। तुमने रिसेंटली बेंजीन पढ़ा हुआ है, तो बेंजीन आप लोगों के जहनों में है, तो बेंजीन से रिलेटिव ही है फिनोल्स। एक्चुअली में तो बेंजीन के बाद ही मैंने पढ़ा देना था, लेकिन चैप्टर नंबर 8 पढ़ा दिए पहले, तो इसलिए मैंने फिनोल्स को पहले पढ़ा दिया। ठीक है। अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक तो वो भी था फिनोल, लेकिन जो लेंथी टॉपिक है या मेन फंक्शनल ग्रुप्स है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप होगा अल्कोहल्स। अच्छा बेटे, अल्कोहल्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। अल्कोहल्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला आपके पास होता है CnH2n +1 OH। ठीक है। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और करके अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O। ठीक है। ये भी अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। बेटे स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? अल्कोहल आपके पास जो होते हैं, वो आपके पास हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है, मतलब आपके पास कार्बन चेन के साथ एक OH लग जाता है। जब कार्बन चेन के साथ OH लग जाता है, तो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज हाइड्रो ऑक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। ठीक है। ये अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ? OH के साथ, देन अल्केन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। काम की बात क्या है कि आपके पास अल्केन्स में, अल्कोहल्स में मौजूद ऑक्सीजन जो होता है, द ऑक्सीजन एटम इन अल्केन इन अल्कोहल्स, चाहे वो अल्कोहल्स हो, चाहे बेटा वो फिनोल्स हो जो हम पढ़ के आ चुके हैं, और चाहे वो आपके पास ईथर्स हो। फिनोल्स, अल्कोहल्स, ईथर्स के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है, वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है। ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनोल, अल्कोहल एंड ईथर इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है। बेटा टेस्ट का मैंने शेड्यूल लिखा हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वो पूरा आ जाएगा ना। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। एक चीज हो गई है, सही है। अच्छा, जैसे बिल्कुल आपके पास ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, किस तरह मौजूद होता है? H और OH, H और OH। इसके अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। वाटर sp3 हाइब्रिडाइज होता है, एंगुलर बैंड ये शेप बनाता है। तो सेम कहानी आपके पास इस ऑक्सीजन की किसमें होती है? अल्कोहल में होती है। कि अल्कोहल में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, और दो लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, विद टू लोन पेयर्स जस्ट लाइक वाटर, with two lone pairs just like water। ठीक है। they are much closer to water in structures, hence they are called as derivative of water। ये derivative of alkenes कहलाते हैं, और साथ साथ they are also called as derivative of water because स्ट्रक्चर में ये वाटर से मिलते जुलते होते हैं। सही है। अल्कोहल कौन कौन से होते हैं सर? अल्कोहल ऐसे होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद सर एक OH लगा होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, लाइक आपके पास सर मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा सर? CH3OH। इथेनॉल हो गया सर, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। इसी तरह बेटा आपके पास डायहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, और ये डायहाइड्रिक अल्कोहल आपके पास जो होते हैं बेटा, इसमें आपके पास ग्लाइकोल होता है। और तीसरा आपके पास क्या है बेटा? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसमें आपके पास क्या आता है बेटा? ग्लिसरॉल आता है। डायहाइड्रिक का मतलब दो OH आएंगे, और ट्राइहाइड्रिक का मतलब तीन OH आएंगे, और तीन OH का मतलब क्या होता है आपके पास? ग्लिसरॉल। ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कैसे बनता है? ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, आपके पास CH2 एक ये OH से अटैच होता है, एक ये OH से अटैच होता है। दिस बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके पास तीन कार्बन होते हैं, CH2, CH
CH2, ठीक है, ये भी OH से अटैच होता है। इसी तरह सेम ये भी OH से अटैच होता है, और सेम ये भी OH से अटैच होता है। तीनों OH से अटैच होता है, तो ये क्या बन जाता है, ग्लाइसरॉल बन जाता है। अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, प्राइमरी के अलावा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी के अलावा आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी आपके पास OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, तो वो प्राइमरी कहलाएगा। OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर दो कार्बन से अटैच हो, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। और इसी तरह OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन से अटैच, तो वो क्या कहलाएगा, टर्शियरी कहलाएगा। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह अल्कोहल दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ भी बेटा ग्लाइकोल का ये स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ लगा हुआ होता है ग्लाइकोल। अच्छा जी, अल्कोहल्स आपके पास दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ भी नजर आते हैं, लाइक डबल बॉन्ड के साथ भी अल्कोहल्स नजर आते हैं, OH नजर आता है। वो डबल बॉन्ड के साथ कैसे नजर आते हैं, एक मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि एक स्ट्रक्चर है जिसको आप इनोल बोलते हैं, और इसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा 2 ब्यूटीन 1 ओल। 2 ब्यूटीन 1 ओल से मुराद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड लगा दे, 2 ब्यूटीन बन जाएगा, और पहले वाले पे OH लगा दे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन 1 ओल। बैलेंस करने के लिए CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। तो ये इनोल कहलाता है। इनोल का मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड और अल्कोहल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये इनोल कहलाता है। इसी तरह बेटा ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी आ जाता है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आता है, तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इसका नाम अक्सर पूछता है वो, तो इसके स्ट्रक्चर का नाम याद होना चाहिए। लाइक आपके पास इस तरह आ जाता है CH3 CHOH और COOH। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं बेटा, जब आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एक साथ आ जाए, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड के साथ आपके पास टर्टरिक एसिड भी होता है। उसमें क्या होता है कि दो OH और दो COOH आते हैं। बहुत आसान से स्ट्रक्चर बनाना सीख लें। OH, देन आपके पास क्या आएगा, CH, देन आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये लाइन से स्ट्रक्चर बन गया। एक तरफ OH आ गया, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक है, और बीच में कार्बन आ गया। अच्छा, कार्बन इज कनेक्टेड विद अदर कार्बन, और इसका भी रेप्लिका बन जाएगा। इस तरफ C डबल OH आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, OH आ गया। तो दिस structure will be called as tartaric acid। तो इसको अपने टैरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब अल्कोहल के अंदर हमारे चैप्टर में दो किस्म के पोर्शन है। तो दो किस्म के पोर्शन क्या है कि दो किस्म के अल्कोहल्स को उसने डिस्कस किया हुआ है बुक के अंदर। वो दो किस्म के अल्कोहल्स कौन से बेटा, एक उसने डिस्कस किया हुआ है मिथेनॉल को, मिथाइल अल्कोहल को, और दूसरा उसने डिस्कस किया हुआ है इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को। बेसिकली दे आर होमोलोग्स। जब होमोलोग्स होते हैं तो होमोलोग्स का मतलब क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जो कुछ डिफरेंट चीजें हैं वो आके देख लेते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल पे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा किससे। वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। अब प्रिपरेशन किसके साथ प्रिपरेशन करेंगे, पहले मिथेनॉल की, ठीक है। प्रिपरेशन से आते हैं, और प्रिपरेशन हम किसी करेंगे, फर्स्ट हम कर लेते हैं मिथेनॉल। अच्छा, मिथेनॉल की प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है। मिथेनॉल की प्रिपरेशन आपके पास बेसिकली दो तरीके से होती है। एक आपके पास ओल्ड मेथड था। ओल्ड मेथड मतलब जब आपके पास रिएक्शंस नहीं डिस्कवर हुए थे, एलिमेंट्स केमिकल नहीं डिस्कवर हुए थे, तो एक आपके पास इसका मेथड था जिसको आप एक मिक्सचर से बनाते थे। उस मिक्सचर का नाम क्या होता था, पायरोलिग्नस एसिड। एक मिक्सचर होता था जिससे आप क्या बनाते थे, मिथेनॉल बनाते थे, और उस मिक्सचर का नाम होता था पायरोलिग्नस एसिड, और इस मेथड का नाम होता था यस एग्जैक्टली, वुड स्पिरिट, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें ओल्ड एरा की,
तो हम कहते हैं कि फॉर्मरली, मिथेनॉल की बात कर रहा हूं बेटे मैं, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। फॉर्मली इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या था, वुड स्पिरिट वाले मेथड से, ये एक ओल्ड मेथड था जो अब यूज नहीं किया जाता, लेकिन बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आपने पढ़ना है। इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। अब इस मेथड में होता क्या था कि कुछ वॉलेटाइल किस्म की इनफ्लेमेबल गैसेस, मतलब जो फ्लेम पकड़ लेती हैं, ठीक है, वॉलेटाइल किस्म की इनफ्लेमेबल गैसेस इस्तेमाल होती थी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड, जिस लिक्विड को हम क्या बोलते थे, पायरोलिग्नस एसिड। वो जो आपके पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड था, जिसका नाम बेटा बार बार कह रहा हूँ पायरोलिग्नस एसिड है, वो पायरोलिग्नस एसिड चार चीजों से मिलके बनता है। पायरो लिग्नस एसिड, ये जो पायरोलिग्नस एसिड होता है बेटे, ये चार चीजों से मिलके बनता है। वो चार चीजें आपके पास कौन कौन सी होती हैं, याद रखिएगा। इस पायरोलिग्नस एसिड के अंदर आपके पास, या पायरोलिग्नस एसिड कंटेन्स, क्या ये कंटेन करता है, इसमें मिथानोल होता है, इसी से मिथानोल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मिथानोल के अलावा इसके अंदर आपके पास एसीटोन होता है, एसीटोन मीन्स डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। एसीटोन के अलावा इसके अंदर एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, और साथ साथ आपके पास इसमें होता है मिथाइल एसीटेट। तो इसमें चार फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से चार फंक्शनल ग्रुप्स? अल्कोहल मौजूद होता है, कीटोन मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है, और ईस्टर मौजूद होता है। तो इन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं कि एक लिक्विड बनाता है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज पायरोलिग्नस एसिड, ठीक है। इस पायरोलिग्नस एसिड को हम क्या करते थे, कंडीशंस पर लेकर जाते थे। इस कंडीशन से हम क्या करते थे, मिथानोल को एक्सट्रैक्ट करते थे, और मिथानोल यहाँ से प्रिपेयर होता था। दिस मिथानोल विल बी हाईली प्योर, ये एक हाईली प्योर किस्म का मिथानोल होता था, जो पायरोलिग्नस एसिड से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन अगेन ये एक ऑब्सोलीट मेथड हो गया, इस ऑब्सोलीट मेथड को फॉलो नहीं किया जाता। अब जो मेथड है मिथानोल बनाने के लिए, वो क्या है आपके पास, के वाटर गैस, जो वाटर गैस होती है आपके पास, उसकी मदद से आप मिथानोल को बनाते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट मेथड, नाउ, नहीं बेटा ये पॉइजनस होता है। मिथेनॉल जो होता है बेटा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक भी होता है, पॉइजनस भी होता है। वो इथेनॉल होता है जो अल्कोहल, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं एग्जैक्टली, वो इथाइल अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है जिसको भी हम बनाएंगे। नाउअडेज मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय वाटर गैस। अब वाटर गैस क्या होती है बेटा, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, ठीक है। इसको एक खास कंडीशन पर लेकर जाते हैं, जिस वो जो खास कंडीशन है बेटा, वो याद रखिएगा। आपके पास जिंक ऑक्साइड और साथ साथ Cr2O3, Cr2O3 किस टेम्परेचर पे, तकरीबन 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मिथाइल अल्कोहल के अंदर, CH3OH। और ये आपके पास मॉडर्न मेथड है मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो आपके पास एक टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक एंड पॉइजनस, और यही मिथाइल अल्कोहल बेटा यूज किया जाता है
अल्कोहल की डी नेचरिंग के लिए, मतलब जो अल्कोहल हम यूज करते हैं, हम नहीं कहते, मतलब अल्कोहल जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, उस अल्कोहल को खराब करने के लिए, डी नेचर करने के लिए इस मिथाइल अल्कोहल का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। ये जो बॉयल होता है, इट बॉयल्स एट, मिथाइल अल्कोहल की बेटा बॉइलिंग रेंज पता होना चाहिए, इट बॉयल्स एट 64.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये वाटर में मिसिसिबल होता है, इट इज मिसिसिबल विद वाटर। यस बेटे, इट इज मिसिसिबल विद वाटर, वाटर में मिसिसिबल होता है। अच्छा, इसके यूजेस जो है वो आपने करने हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, यूजेस यू हैव टू डन, कि मिथाइल अल्कोहल के क्या क्या यूजेस है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल के चंदा आप लोगों ने यूजेस करने हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल जो हमारे पास है बेटा, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? पहले तो इथाइल अल्कोहल का नाम जो होता है वो होता है आपके पास इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल। अब इसको कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। जो अल्कोहल का जुमला इस्तेमाल करते हैं वो हम इथाइल अल्कोहल के लिए करते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल्स, ठीक है। और इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास लास्ट में CO2 रिलीज हो रही होती है, जेंटल बबलिंग ऑफ CO2 होती है, लाइक जैसे कोल्ड ड्रिंक देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर से हमारे पास नीचे से ऊपर तक बबल्स जा रहे होते हैं, तो जेंटल बबलिंग कहलाती है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके अंदर भी आपके पास CO2 की जेंटल बबलिंग होती है, अभी हम देखते हैं कैसे होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये इथाइल अल्कोहल बनेगा कहाँ से? इथाइल अल्कोहल के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस तो करना है, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस हम करेंगे कैसे? तो होता ये है कि वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस, सुनिए पूरी बात गौर से, वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस जो फर्मेंटेबल शुगर कंटेन्स करती है, ठीक है। लाइक केन जूसेस हो गए, जो शुगर केन होता है, बीट्स हो गए, डेट्स हो गई, मोलेसेस हो गई, या फ्रूट जूसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस की मदद से हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई मीन के वो सब्सटेंसेस which contains fermentable sugar। fermentable sugar किस किस में मौजूद होती है? आर केन जूसेस, और इसी तरह फ्रूट जूसेस होते हैं, मोलेसेस होता है, डेट्स होती है, इन सब में पाया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, दो किस्म के सब्सटेंस होते हैं। एक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें फर्मेंटेबल शुगर पाई जाती है, वो मैंने बता दिया। एक वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आपको स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च। अब वो सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर स्टार्च पाया जाता है? दे आर पोटैटोस, राइस, मेज या बार्ले। ये वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। हम फर्मेंटेशन दो चीजों की करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस भी करते हैं, वहां से भी इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च भी करते हैं, वहां से भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, अपना इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। मतलब बेटे आपके पास इथाइल अल्कोहल बनता है किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन किसकी करेंगे? किसी ना किसी सब्सटेंस की करेंगे ना।
तो फर्मेंटेशन हम या तो मोलेसिस की करते हैं तब भी इथाइल अल्कोहल बन जाता है, और फर्मेंटेशन हम किसी करते हैं स्टार्च की करते हैं तब भी आपके पास इथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च की सोर्स बताई हुई इन्होंने कि स्टार्च राइस के अंदर पाया जाता है, मोलेसिस अपना पोटैटोस के अंदर पाया जाता है, बार्लेस होगा या मेज होगा, इन सब के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करनी है आप उसमें मोलेसिस आप ले सकते हैं, आप बेट्स ले, आप क्या नाम है केन शुगर ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, ब्ला 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 लिखिए। अब इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इस पॉइंट को हटाएं जिंदगी से अपनी। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो पूछता है कि जो अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है वो अल्कोहल आपके पास कितने परसेंट ऑब्टेन्ड होता है। तो अभी सवाल पैदा होता है कि सर जो अल्कोहल आपके पास फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपके पास बन रहा है वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट मतलब कितने परसेंट प्योर। तो हम कहते हैं कि अल्कोहल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इंडस्ट्री, सही है, इंडस्ट्री से मिलने वाला जो अल्कोहल है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो आपके पास कितना होता है, 12% अल्कोहल होता है। ठीक है, और इसको आप 95% तक कन्वर्ट करते हैं, एंड कन्वर्टेड अप टू 95% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसको और प्योर करते हैं 95% बाय एफ डी स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और सेकेंडली 95% जो अल्कोहल होता है इसका एक नाम होता है, 95% अल्कोहल इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, इसका नाम याद रखिए बेटा, सारी बातें याद रखिएगा, अल्कोहल की वो कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। 95% अल्कोहल इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। इसी तरह 95 से और आगे बढ़े, अगर हम 99.9% तक अल्कोहल अचीव करें, अल्कोहल को साफ सुथरा करें, 99.9% अल्कोहल की जो यील्ड होती है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग 95% इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बेटा सारी बातें याद रखने वाली है। क्या क्या बात होगी कि अल्कोहल को कॉमनली इथाइल अल्कोहल को हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन के दो मेथड है, फर्मेंटेशन या स्टार्च। स्टार्च में क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है ये आपको पता है, एक में शुगर होती है और एक में क्या होता है राइस पोटैटोस वगैरह में स्टार्च पाया जाता है। इसकी मदद से जो अल्कोहल प्रिपेयर होता है वो 12% होता है। सही है सर, 12% को हम 95% तक लेकर चले जाते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसी 95% को सर हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्लिट होता है। 95% को फर्दर इनहेंस करते हैं 99.9% तक, तो हम क्या करते हैं, जो रेक्टिफाइड स्प्लिट होता है इसको डिस्टिल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब करें क्या, अगर 95% अल्कोहल है, बेटा डिस्टिलेशन डिस्टिलेटिंग जो 95% अल्कोहल है इसको डिस्टिलेट करेंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। 95% ये 95% बेसिकली ये क्या है, इसको इस तरह कर लो, डिस्टिलिंग ये सेंसिबल नहीं लग रहा, डिस्टिलिंग रेक्टिफाइड स्प्लिट कह दो, कि रेक्टिफाइड स्प्लिट जो है उसको हम डिस्टिल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा इसी 95.5 95% वाले जो आपका मेन अल्कोहल है जिसको रेक्टिफाइड स्प्लिट कहते हैं, जो सबसे पहले अचीव हुआ था, इसी 95% वाले अल्कोहल में अगर हम 10% मिथेनॉल ऐड कर दें, ठीक है, अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें, 10% मिथेनॉल ऐड कर दें, इफ 10% मिथेनॉल इज एडेड, इज एडेड टू रेक्टिफाइड स्प्रिट कह लूं या 95% अल्कोहल कह लूं, एक ही बात है।
then it is called as denatured alcohol. अब डीनेचरिंग करने की वजह क्या है? ताकि अल्कोहल को हम प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें बाय यूजिंग ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है डीनेचरिंग इज डन बाय एडिंग 10% मिथेनॉल टू अवॉइड इट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इसकी ड्रिंकिंग पर्पस को रोकने के लिए हम इसको डीनेचर्ड करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मिथेनॉल हमारे पास अवेलेबल ना हो, सही है, डीनेचरिंग करने के लिए हमारे पास मिथेनॉल अवेलेबल ना हो, पहला मेथड तो क्या हुआ कि ऐड कर दो 10% मिथेनॉल टू अवॉइड ड्रिंकिंग। किसमें ऐड कर दो? इनटू 95% अल्कोहल। 95% अल्कोहल में ऐड कर दो 10% मिथेनॉल, तो आपके पास डीनेचर्ड हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पायरिडीन या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन का वो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस, और मिथाइलेटेड स्पिरिट कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। और ये पूरा काम क्यों किया आपने? ये पूरा काम से इसलिए किया है कि अल्कोहल को हम अवॉइड कर सकें फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस से बचाने के लिए हम अल्कोहल को यूज कर सकें, ठीक है, अल्कोहल को बचा सके। अब डीनेचरिंग हो गई, डीनेचरिंग के साथ हमने कंसंट्रेशन देख ली, किस कंसंट्रेशन पे क्या होता है। अब बेटा हम जरा देख लेते हैं कि अल्कोहल प्रिपेयर होता कैसे, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है। शाबाश बेटा, नन्हे मुन्ने पॉइंट से लिख लो इसको, सारे पॉइंट समझ लो, याद कर लो, हाथ के हाथ ही याद रहने वाले पॉइंट है, मुश्किल बात नहीं है। अल्कोहल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो कि अल्कोहल होता क्या है, C2H5OH होता है, पहली बात याद हो गई। फिर इसको एक कदम आगे बढ़ाओ कि अल्कोहल आपके पास बनता कैसे है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन मीन्स अभी याद रखो जेंटल बबलिंग ऑफ CO2, भूल जाओ। सर किसकी फर्मेंटेशन करेंगे? या तो फर्मेंटेशन आप मोलेसिस की कर लो, या तो फर्मेंटेशन आप किसकी कर लो, स्टार्च की कर लो, ठीक है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरह जब इस फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है ये पता होना चाहिए, सही बेटा। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो पॉइंट्स याद करने वाली है उसको हाथ के हाथ याद करो। अच्छा जी, सबसे पहले हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ प्रोसेस, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। यस बेटा, मोलेसिस आर बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास ब्राउन शुगर होती है या आपके पास इसको इस तरह कह लें कि गन्ने का शरबत तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। जब आप इसी क्या नाम है, जो शुगर होती है, केन शुगर होती है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो आपके पास एक ब्राउन कलर का सिरप बच जाता है, बहुत मतलब थिक सा सिरप बच जाता है। क्या करते हैं जब आप केन शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो वो जो ब्राउन कलर का थिक से लिक्विड बनता है, उस थिक से लिक्विड को आप क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। मतलब लिखते तो मैं यहाँ पर, नंबर 1 है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, ठीक है। मोलेसिस बेसिकली क्या हुआ सर, हमारे पास थिक ब्राउन लिक्विड left after the
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केन शुगर, यस, सो कॉल्ड शीरा, क्योंकि हमारे पास जो शीरा बनता है वो नॉर्मली किससे बनता है, नॉर्मल शुगर से बनता है। जो नॉर्मल शुगर बनती है, ये नॉर्मल शुगर के अंदर इतने केमिकल्स होते हैं तो प्योर नहीं होता, तो शीरा भी प्योर नहीं होता, तब ये ब्राउन कलर का होता नहीं है। ठीक है, तो जो प्योर केन शुगर होता है ना, उससे जो बनता है शीरा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब अच्छा जी, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्मेंटेशन और मोलेसिस से स्टार्ट करना है। तो मोलेसिस के बारे में हमने क्या जाना कि एक आपके पास डार्क ब्राउन लिक्विड होता है। ये डार्क ब्राउन लिक्विड बेसिकली बचता कैसे है, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं केन शुगर की, तो थिक सा विस्कस लिक्विड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। अब इस मोलेसिस को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक चीज के साथ जिसका नाम होता है यीस्ट। ठीक है, व्हेन मोलेसिस इज ट्रीटेड विद यीस्ट, तो होता क्या है, उसके नतीजे में दो किस्म के एंजाइम्स मिलते हैं आपको। अब यहाँ पे थोड़े से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है कि एंजाइम्स, और मैं भी बायोलॉजी के अंदर घुसना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, लेकिन अभी हम खाली अपने काम की बात निकालते हैं यहाँ से। करा क्या, ये जो हमारे पास मोलेसिस है, साइकिल को याद रखिएगा, फ्लो को याद रखिएगा। इस मोलेसिस को हम ट्रीट करते हैं सर, किसके साथ ट्रीट करेंगे, आप इसको यीस्ट के साथ ट्रीट करेंगे, तो विच गिव्स टू टाइप्स ऑफ एंजाइम व्हेन ट्रीटेड विद। छोटी छोटी बातें लिख लें और इसको याद कर लें हाथ के हाथ, ताकि कभी भी कोई भी एमसीक्यू या कोई बात हो तो भूले नहीं। व्हेन मोलेसिस treated with yeast, then it produces two types of enzymes. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो आपके पास खुद से बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं। तो जो दो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, उसमें जो पहला एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम होता है सक्रेस, SUCRASE। पहला कौन सा होता है, सक्रेस होता है। अभी करता क्या है, सक्रेस का रोल क्या होता है, सक्रेस का रोल ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है मोलेसिस को किसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अच्छा, मोलेसिस का एक दूसरा नाम भी होता है, मोलेसिस ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर। ये मोलेसिस को आप सक्रोज भी कहते हैं। मोलेसिस को आप क्या बोलते हैं बेटा, सक्रोज भी बोलते हैं। तो सक्रेज का फंक्शन क्या हुआ, कन्वर्ट शुगर इन मोलेसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स। ये आपका काम है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, ये दोनों ये आपने बताना है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन क्या होगा आपके पास। रिएक्शन आपके पास जो होगा वो होगा कि आपका क्या चला गया था, मोलेसिस था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जो बेसिकली शुगर का फॉर्मूला है, C12H22O11। ठीक है, प्लस का H2O की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास रोल प्ले कौन करता है, वो रोल प्ले करने वाला एक एंजाइम होता है। सर उस एंजाइम का नाम क्या होता है, सर उस एंजाइम का नाम होता है सक्रेज। ठीक है, और वो एंजाइम कहाँ होता है सर, जब मैं इस मोलेसिस को आप यीस्ट में मिलाते हैं, तो ये एंजाइम यीस्ट में छुपा हुआ होता है, सक्रेज इन यीस्ट, जो कि कन्वर्ट करता है किसके, आपके शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। C6H12O6 प्लस का C6H12O6। ठीक है, एक आपके पास नाम लिख लेते हैं सर, ये आपके पास था शुगर इन मोलेसिस कह लें इसको, या मोलेसिस कह लें, या इसको आसान लफ्जों में सक्रोज कह लें। ठीक है, सक्रोज तो कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इसने ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। अब बेटा यहाँ पे जो दो तीन नाम, तीन चार नाम है, सही बेटा आंसर आ गया, तीन चार नाम को जरा सुनिएगा। आपके पास मोलेसिस है, मोलेसिस ऑल्सो कॉल्ड एज सक्रोज। ठीक है, अब मोलेसिस के अंदर कौन आपके पास ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बना रहा है, तो इसके अंदर छुपी हुई शुगर, शुगर इन मोलेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्रोज, एक्ट विद एंजाइम
कॉल्ड एज सक्रेस। एंजाइम का नाम क्या है? सक्रेस, जो किसके अंदर छुपा हुआ है? यीस्ट के अंदर छुपा हुआ है। तो सारी पहेलियां आपके सामने बुझी हुई हैं, इन पहेलियों को आपने बुझा के रखना है। ये पहले स्टेप हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। अब जो दूसरा वाला एंजाइम था, एक एंजाइम तो ये था सक्रेस, दूसरा वाला एंजाइम था बेटा, उसका नाम था आपके पास जाइमेस। सेकंड एंजाइम था बी, उसका नाम क्या था? सिंपल जाइमेस था। इस जाइमेस का रोल क्या था सर? इसका रोल था कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देख लें रिएक्शन क्या होता है सर। रिएक्शन आपके पास होता है, वेयर इज माय रेड पेन, C6H12O6, ठीक हो गया। इसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है वो किसका होता है? जाइमेस का होता है। और जाइमेस भी कहाँ पाया जाता है? यीस्ट के अंदर पाया जाता है, जाइमेस इन यीस्ट। तो ये कन्वर्ट कर देता है किस में कन्वर्ट कर देता है? C2H5OH प्लस का CO2, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं। इस CO2 की जेंटल बबलिंग होती है इथाइल अल्कोहल में से, और जब CO2 बबल करके बाहर निकल रहा होता है, तो जिस पोर्स से ये निकलता है, जिन पोर्स से CO2 गैस निकलती है, वो पोर्स आपके पास खुले खुले रह जाते हैं। लाइक टॉम एंड जेरी के अंदर आपने देखी होगी येलो कलर की चीज अक्सर नजर दिखाया करते थे, उसमें छोटे छोटे सुराख, छोटे छोटे से पोर्स होते थे। तो ऐसे ही जब आपके पास से जेंटल बबलिंग ऑफ CO2 होती है, CO2 निकल जाती है, तो वापसी जाते हुए दरवाजा बंद नहीं करती, तो सब्सटेंस में छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं। और इसी जेंटल बबलिंग ऑफ CO2 को हम क्या बोलते हैं बेटे? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब सेकंड आपके पास मोलेसिस के अंदर, शुगर इन मोलेसिस सेकंड है। फिर हम इसको एक नजर रिवाइज कर लेंगे, परेशान मत होइए। सेकंड है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अब ये जो स्टार्च होता है बेसिकली, ये कहाँ पाया जाता है? राइस के अंदर पाया जाता है, पोटैटोज के अंदर पाया जाता है। हम करते कराते क्या है, जो राइस और पोटैटोज होते हैं, इसको हम इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि हम इसका पल्प फॉर्म कर लेते हैं। मतलब इस तरह सोचिए, आलू या पोटैटो को या राइस को बिल्कुल पकाया जा रहा है, तो हलवा सा बन जाएगा, तो एक पल्प फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये जो पल्प होता है आपके पास, इस पल्प के अंदर हम ऐड करते हैं एक एंजाइम को, जिसका नाम होता है डायस्टेस। बेटा पूरी एक क्या नाम है, प्रोसेस, एक प्रिपरेशन, एक साइकिल है। वो साइकिल आपके ध्यान में याद होनी चाहिए। स्टार्च कहाँ से ऑब्टेन किया हमने? स्टार्च ऑब्टेन किया पोटैटो से या राइस से। अब लेके बैठ नहीं गए इसको, घर पे लेके नहीं चले गए, हमने इसका पल्प फॉर्म किया, सही है। पल्प फॉर्म किया तो उस पल्प के अंदर हमने ऐड किया एक एंजाइम जिसका नाम था डायस्टेस। क्या नाम था बेटा? डायस्टेस। अब ये जो डायस्टेस होता है बेटा, वो करता कराता क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर माल्टोज के अंदर। मतलब समझिएगा बेटे, जो स्टेप नंबर 1 में आपको बंदा मिला था ना, ये फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस के अंदर आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से पहले ये चीज बनाते हैं, बाकी दोनों स्टेप सेम हो जाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? शुगर माल्टोज बनाते हैं इसके अंदर, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस स्टार्च के अंदर, ठीक है। प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। स्टार्च इज बेसिकली प्रेजेंट इन राइस एंड पोटैटोज। स्पेलिंग बेटा गलत है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। कुक टू फॉर्म पल्प टू फॉर्म
इसके अंदर हम ऐड करते हैं एंजाइम जिसका नाम होता है एंजाइम डायस्टेज एडेड। ठीक है, अब एंजाइम आ गया जिसका नाम क्या है, डायस्टेज। इसको ए करके लिखा मैंने। अच्छा चंदा, ये जो आपके पास डायस्टेज होता है इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट ही रहा सही है, ये कन्वर्ट करता है आपके पास, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन देखें, आपके पास स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, C12, सॉरी क्या होता है, याद करें याद करें, हाँ C6H10O5। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस का H2 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं जिसमें आपके पास एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम डायस्टेज होता है, डायस्टेज माल्ट, कंट्रोल जेड। डायस्टेज किस पहले जाते हैं, एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बेटा, शुगर माल्टोज के अंदर। दिस इज योर स्टार्च। शुगर माल्टोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस से अगर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, अच्छा H2 लगाना भूल गए, शाबाश, H2 लगाना भूल गया। तो ये क्या बन जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं शुगर माल्टोज, ये वही आपका सक्रोज बन गया। अब इसका अलग अलग नाम है, तो इसको हम बोलते हैं शुगर माल्टोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, फर्दर एक्शन जो होता है वो बेटा ऊपर वाली होता है जो अभी हमने पढ़ लिया। फर्दर एक्शन क्या होगा कि इस शुगर माल्टोज के अंदर हम क्या किससे रिएक्शन करवाएंगे, यीस्ट से रिएक्शन करवाएंगे। किससे रिएक्शन करवाएंगे बेटा, यीस्ट से रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो मोलेसिस के अंदर मौजूद था, मोलेसिस में क्या मौजूद था बेटा, सक्रोज मौजूद है। मोलेसिस को क्या बोलते हैं, सक्रोज बोलते हैं। जरा पूरी बात को समझिएगा फिर दिमाग लड़ाइएगा। मोलेसिस को क्या बोलते हैं हम, सक्रोज बोलते हैं। बेटा माल्ट डायस्टेज अपना चंदा, जो डायस्टेज एंजाइम था वो निकल के कहाँ से आया था, माल्ट से निकल के आया था। एंजाइम आपके हाथ में थोड़ी था, एंजाइम जो डायस्टेज था वो कहाँ से निकल के आया था, माल्ट से निकल के आया था। मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मोलेसिस को हम क्या बोलते हैं, सक्रोज बोलते हैं। जब सक्रोज के अंदर आपने यीस्ट को ऐड किया तो जो एंजाइम एक्टिव हुआ वो एंजाइम कौन सा एक्टिव हुआ बेटा, सक्रेज एक्टिव हुआ। कौन सा एंजाइम एक्टिव हुआ, सक्रेज एक्टिव हुआ। अब जरा सोचिएगा इस बात को, यहाँ पे बना है शुगर माल्टोज। इस शुगर माल्टोज के अंदर जब हम क्या ऐड करते हैं, यीस्ट ऐड करते हैं। व्हेन यीस्ट इज एडेड टू शुगर माल्टोज, तो आपके पास सक्रेज एक्टिव नहीं होता। व्हेन यीस्ट इज, शाबाश, एडेड टू शुगर माल्टोज, तो आपके पास जो एंजाइम एक्टिव होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो एंजाइम एक्टिव होता है बेटा आपके पास, उसका नाम होता है माल्टेस। यहाँ पर वैसे बी हो जाएगा ये, इसका नाम होता है माल्टेस। और इस माल्टेस का फंक्शन क्या होता है, ये वही करता है, शुगर माल्टोस को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। माल्टेस कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। रिएक्शन से मैंने पीछे लिखा हुआ है, सही रिएक्शन लिख रहा। अब ये जो ग्लूकोज आया है, इस ग्लूकोज के साथ जो एंजाइम एक्टिव होता है वो एंजाइम कौन सा एक्टिव होता है बेटा, वो जाइमेस एक्टिव होता है। ठीक है, और वो जो जाइमेस एक्टिव होता है वो जाइमेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, विथ C2H5 विथ CO2। ठीक है, तो इक्वेशंस को आप लिख लें ताकि समझ लें, याद कर लें। इक्वेशन बनाए, आपके पास शुगर माल्टोज है, शुगर माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22 और O11। ठीक है, अब इसके साथ जो एंजाइम एक्टिव हुआ,
सर वो कौन सा एंजाइम एक्टिव हुआ? माल्टेस, जो किसमें पाया जाता है? ईस्ट के अंदर पाया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माल्टेस इन ईस्ट, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? C6H12O6। ठीक है, लिक्विड में काम हो रहा होता है तो हम यहाँ पे वाटर भी इस्तेमाल करेंगे, और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ये जो C6H12O6 था, इसके साथ जो माल्ट क्या नाम है, एंजाइम एक्टिव होगा, वो कौन सा होगा? जाइमेस होगा। तो अब ये पेपर में पूछता है कि बेटा के माल्टेस के साथ, माल्टोस के साथ कौन सा एंजाइम होता है, तो आप माल्टेस बोलेंगे। सक्रोज के साथ कौन सा होता है? सक्रेस होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है, तो आप बोलेंगे जाइमेस, जो किसमें पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? C2H5OH प्लस अल्कोहल। बेटा सिर्फ आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके दिमाग को ठंडा रख के सोचें कि हुआ क्या है। अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई है, और अल्कोहल, बेटा CO2 लिखा था मैंने। अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई है सर, और अल्कोहल को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और इसकी प्रिपरेशन करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम इसकी क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि CO2 आपके पास स्लोली स्केप्स होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल की सूरत में। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मींस क्या हो गया? जेंटल बबलिंग ऑफ CO2, या आसान लफ्जों में जेंटल बबलिंग ऑफ CO2। अब जरा 2 मिनट अपने दिमाग को सुकून करें और आंखें बंद करके सोचें कि हुआ क्या है। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की बात की जाए तो पहले सोचें कि स्टार्च की सोर्स क्या है। सर स्टार्च की सोर्स है राइस और पोटैटोज। ठीक हो गया सर, राइस और पोटैटोज के अंदर स्टार्च पाया जाता है। पहले इस स्टार्च को मीठा बनाना है, मीठे बनाने से मतलब शुगर वुगर में लेके जाना है। तो हम इसको अंदर माल्ट ऐड करते हैं। एक एंजाइम जिसका नाम क्या होता है बेटे? डायस्टेज होता है। वो एक्टिव होता है, जो आपके स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? शाबाश, सोचें दिमाग में, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज को फर्दर ट्रीट करते हैं किसके साथ? इसका फ्लो बना ले, लाइन फ्लो बना ले, खुद से लिख ले, ग्राफ टाइप बना ले। इक्वेशन नहीं लिखने, खाली फ्लो लिख ले कि इससे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इथाइल अल्कोहल बन गया, ताकि ये हिफ्ज हो जाए चीज। माल्टोज माल्टोज बन गया। माल्टोज में यीस्ट को ऐड किया तो आपके पास माल्टेज एक्टिव हुआ, जिसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। जैसी ग्लूकोज बना तो एक नया नई बीमारी जाग गई जिसको जाइमेज बोलते हैं, उसने क्या किया? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च थी। अगर फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस पर आएंगे तो बेटे मोलासिस बेसिकली केन शुगर होती है, या केन शुगर की क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो थिक लिक्विड बन जाता है, विस्कस लिक्विड बन जाता है, वो आपके पास मोलासिस होता है। ये बेसिकली सक्रोज होता है। ठीक हो गया। इसको डायरेक्टली यीस्ट के अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम बड़ा मशहूर है, क्या नाम बोला बेटा इसका? सक्रोज से सक्रेज। सक्रेज एक्टिव हुआ, जिसने उठा के ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया। माल्टोज ओनली प्रोड्यूसेस, माल्टोज सिर्फ प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज, जबकि सक्रोज क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज भी, फ्रक्टोज भी। अब यही सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्रोज एंड माल्टोज? ठीक है बेटा, तो ये भी आपका काम है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का बताया ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। यस, इन्वर्टेज भी है, पीटीबी के अंदर एग्जैक्टली इन्वर्टेज लिखा हुआ है। 'सक्रोज एंड माल्टोज'। यस, एक सही आंसर है एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि 65%। शाबाश बेटे, सॉरी 60% सही। आयशा, 60%। 60% ऑफ सक्रोज को आप क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। अच्छा जी,
तो यहाँ पर आके हमारे पास प्रिपरेशन जो होती है वो तकरीबन एंड हो जाती है किसकी, अल्कोहल की। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सब डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता था। जो वुड स्पिरिट की डिस्टिलेशन होती थी, ड्राई डिस्टिलेशन, वो एक ओल्ड मेथड था, खत्म हो गया। फिर हमने प्रिपेयर किया इसको किससे, वाटर गैस से प्रिपेयर किया। इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, 12% अचीव होता है। फिर हम इसकी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो 95% बनता है। 95% को हम क्या बोलते हैं, जल्दी याद करें, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। एग्जैक्टली, शाबाश। उसको फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं तो वो किसमें चले जाते हैं, 99.9%। अल्कोहल को पीने से मतलब अवॉइडेबल टू ड्रिंक बनाने, अवॉइडेबल टू ड्रिंक बनाने तो उसमें 10% क्या ऐड करते हैं, मिथानॉल ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइजनस हो जाता है उसको, फिर वो ड्रिंकेबल नहीं रहता। देन अगर आपके पास 10% मिथानॉल ना हो तो आप मिथाइलेटेड स्पिरिट या फिर आप पायरिडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, C5H5N। जैसे बेटा सिंपली आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, वैसे ही आपका सक्रोज और माल्टोज भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। ठीक है, माल्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है और सक्रोज के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। बेटा कंपोजिशन है इसकी। बेटे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जैक्टली है, बिल्कुल। आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 टाइप्स होती है ना, स्ट्रक्चरल, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन भी तो पढ़ी थी हमने, चेन आइसोमर पढ़ी थी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ी थी। तो ये स्ट्रक्चरल की तो टाइप थी, तो बेसिकली दे आर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर कौन सा, ये चेन नहीं है, पोजीशन नहीं है, मेटामर नहीं है, टोटोमर नहीं है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। दो किस्म के आइसोमर पढ़ाए थे ना मैंने आपको, चेन आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये स्ट्रक्चरल ही है, और स्ट्रक्चरल के अंदर कौन से बेटे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बेटे एग्जैक्टली मेरे सामने किताब लिखी भी नहीं है, और बस ये देख लीजिएगा, बल्कि मैं खुद देख लूंगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। इसी तरह आपके पास सक्रोज में अल्डिहाइड होता है और माल्टोज में कीटोन होता है। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, देन आपको बता दूंगा, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये 4 चीजें, भी इस पे दिमाग लगा के टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये मेरा एंड पर है, मैं इसको देख लूंगा और आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सक्रोज एंड माल्टोज। ठीक है, नहीं बेटा अभी क्लास ओवर नहीं है, अभी तो टाइम क्लास चल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के अंदर पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल में खास बात क्या है। अल्कोहल में जो खास बात है वो है आपके पास अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स का ओएच ग्रुप, अल्कोहल के अंदर ओएच ग्रुप उसकी यूनिकनेस है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि रिएक्टिविटी और ओएच ग्रुप की क्या रिएक्टिविटी है। तो पहले हमें पढ़नी होगी रिएक्टिविटी ऑफ ओएच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बेटा, ये आपके पास क्या होता है, रिएक्टिव होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, पोलराइज होता है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये OH ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि ये ऑक्सीजन बीच में होता है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है
और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ कौन होता है, कार्बन होता है। ये ऑक्सीजन इन दोनों के मुकाबले में बादशाह होता है। बादशाह से मुराद क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी छीन सकता है क्योंकि कार्बन से भी इसकी ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अल्कोहल के अंदर आपके पास सिंपल अगर मैं बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, जो CO बॉन्ड होता है, और साथ साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलराइज होता है। कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हाईली पोलराइज्ड। एक चीज हो गई, ठीक है। और इसी तरह जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसकी वजह से आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं उसकी दो किस्म की टाइप्स होती है। तो आपके पास रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब वो जो बेटा रिएक्शन की दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक जो होती है एक ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, ये फर्स्ट टाइप ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन हो गए। और दूसरे वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो ऑफ अल्कोहल, ये होगा आपके पास दूसरे किस्म की रिएक्शन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी रिएक्शन होने हैं? तो आपको सब्सटेंस रिएक्टेंट देख के, जो रिएजेंट होगा वो देख के आपको पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन होने हैं। काम की बात बस याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दोनों की अलग होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, उस वक्त ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका जो टर्शरी होता है बेटा, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। लॉजिकल रीजन है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। तो लाइक अल्काइल हैलाइड टर्शरी है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस कार्बन को सहारा देने के लिए मल्टीपल 3 कार्बन मौजूद हैं। तो ये आराम से सस्टेन कर सकता है। जब ये आराम से सस्टेन कर सकता है तो इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आसानी से रिएक्शन होगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा। या आसान लफ्जों में, इस बॉन्ड को टूटने की कार्बन को कोई परवाह नहीं होगी जब किसके दरमियान, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे और कार्बन आपके पास कौन सा, टर्शरी हो। तो कार्बन को इस बॉन्ड के टूटने की परवाह नहीं होगी क्योंकि इसको सहारा देने वाले बहुत सारे लोग मौजूद है। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन आपके पास कौन होता है बेटे, सेकेंडरी अल्कोहल। देन आपके पास कौन होता है बेटे, प्राइमरी अल्कोहल होता है। लेकिन अगर आप बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तब आपके पास टर्शरी अल्कोहल बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका मिथानोल, CH3OH। मतलब बेटा आपके पास दो प्राइमरी अल्कोहल हैं, CH3OH, इसको भी बुक ने प्राइमरी कंसिडर किया हुआ है, और इसी तरह C2H5OH, ये भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपका मिथानोल इज मोर रिएक्टिव देन अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। मिथानोल इज मोर रिएक्टिव देन अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। देन सेकेंडरी
और देन टर्शरी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, जब आपके पास OH ब्रेक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ और होगा, और जब आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ और होगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब CO ब्रेक हो रहा है, कब OH ब्रेक हो रहा है? ठीक है, तो इसका आसान से आइडेंटिफिकेशन है, वो आसान से आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। बेटा इसको जरा देखिएगा तामुल से, सब्रुन जबीरुन के साथ, कि जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल, जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है अल्कोहल के पास, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वो ब्रेक करता है किसको बेटे, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज ब्रेक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। उल्टी कंडीशन करें, मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ बेटा, अभी रिएक्शन में एग्जांपल से दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जब भी आता है वो क्या ब्रेक करता है, या अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या ब्रेक करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रिएक्शन से बात समझिएगा। मैं एक लेता हूँ आपके पास प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, CH3, CH2OH, इसी को मैंने दोबारा ले लिया, CH3CH2OH। दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो करता क्या है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के इस वाले बॉन्ड को बेटे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, मतलब कार्बोनियम आयन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और OH पे आ गया नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, वो इस पॉजिटिव को ढूंढेगा और पॉजिटिव से जाए क्या हो जाएगा बेटे, अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल करता कराता है क्या है, वो बॉन्ड टूटता है, तोड़ता है बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है तो उसके नतीजे में वो पूरी चेन के साथ, अच्छा जो भी आएगा, जो भी आने वाला होगा वो इस कार्बन चेन से कंबाइन होगा, वो निकलने वाले बंदे से कंबाइन नहीं होगा। लाइक न्यूक्लियोफाइल आया तो वो इस कार्बन से कंबाइन होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कंबाइन होगा CH3CH2, ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव की तलाश होती है, इससे आगे अटैच हो जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ कहाँ होगा बेटा, घर से बाहर होगा। सही है, तो ये हमारे पास पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा तो आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ तक साथ चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा बेटा, मिथानॉल की प्रिपरेशन, मिथानॉल की प्रिपरेशन के बाद हमने क्या देखा बेटा, इथेनॉल की प्रिपरेशन, इथेनॉल की प्रिपरेशन के बाद हमने रिएक्टिविटी देखी OH बॉन्ड के अक्रॉस, हमने देखा रिएक्टिविटी ऑर्डर OH बॉन्ड का, और हमने देखा कि कब कौन सा रिएक्शन होगा। 9:42 हो रहे हैं, 9:50 पे वापस आ जाए, एग्जैक्टली 8 मिनट बाद मुंह धोए, हाथ धोए, खाना खाए, पानी पिए, 8 मिनट बाद वापस भी आ जाए। अल्कोहल्स के रिएक्शन है कुछ छोटे मोटे से, ज्यादा रिएक्शन नहीं है, वो करके हम क्लास को बेटा क्या करेंगे, ऑफ करें। ठीक है, बेटा थोड़ा सा रुक जाए, कोर्स हमें जरा ज्यादा अजीज है, वैसे PSL का मैच भी चल रहा है। अच्छा, अल्कोहल की अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, नन्हे मुन्ने वाले रिएक्शन देख लेते हैं, जो इथाइल अल्कोहल के आसान रिएक्शंस होते हैं। लाइक सबसे पहले इथाइल अल्कोहल बेटा रिएक्शन किससे करता है, कुछ रिएजेंट से रिएक्शन करता है। मेरा बहुत दिल चाह रहा है पढ़ाने का, तो उसको डबल करना चाहिए ना। चलो भाई,
अब अगर इथाइल अल्कोहल का हम रिएक्शन कराएं कुछ रिएजेंट के साथ, कौन से रिएजेंट के साथ? ऐसे रिएजेंट के साथ लाइक बेटा आपके पास हो गया PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया। तो ये कुछ रिएजेंट्स कहलाते हैं, फिक्स रिएजेंट्स होते हैं PCl3, PCl5, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम इन रिएजेंट्स के साथ इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएं, PCl5, PCl3, SOCl2, ठीक है, इन रिएजेंट से रिएक्शन कराने के नतीजे में आपका जो इथाइल अल्कोहल होता है या आपकी अल्कोहलिक क्लास जो होती है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो आपके पास कन्वर्ट हो जाती है C2H5Cl के अंदर, मतलब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है ये। मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड नहीं कराया था, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यही है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब रिएजेंट से कराते हैं PCl3, PCl5, ये SOCl2, या फिर इसी तरह बेटा इसी रिएक्शन को हम एक और बंदे के साथ करा सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी भी है इस रिएक्शन की, थोड़ा गोलागंडा बनेगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। HCl प्लस ZnCl2। तो ये दो अलग अलग रिएक्शन, ऊपर वाला अलग रिएक्शन है, नीचे वाला अलग रिएक्शन है। आपके पास क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो याद करें कि इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन कराया किसके साथ? PCl3, PCl5 या SOCl2, तब भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, या फिर ZnCl2 और HCl से रिएक्शन कराया तब भी आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से होता है बेटा। सेकंड रिएक्शन आपके पास होता है, यहाँ से पकड़ लेते हैं इसको, मुझे ऐसे पढ़ाना बड़ा मजा आता है लेकिन बहुत तहम्मुल से पढ़ा जाता है ऐसे। डन। अगर इसका रिएक्शन बेटा हम किससे कराएं? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम क्लोराइड से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तब आपका इथाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? देन आपका इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होता है C2H5Br के अंदर, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन हम कराएं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C2H5Br। इसी तरह बेटा आयोडाइड में भी कन्वर्जन होती है इसकी। आयोडाइड में कन्वर्जन कैसे होती है कि अगर इसी इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन, देखते रहिएगा मेरे साथ रहिएगा बेटा, इसी इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन, और जेसन रॉय आउट हो तो बता दीजिएगा मुझे, अब मैं इसमें नहीं देख रहा। ऐसे मेरी हमदर्दियां थोड़ी लाहौर के साथ हैं, पहले एडिशन ऑफ पीएसएल से, फर्स्ट एडिशन ऑफ पीएसएल से ही ना, मासूम मासूम स्कीम लगती है मुझे वो। अच्छा जी, अगर इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? I2 के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दें, आयोडीन के साथ, तब ये आपका इथाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5Ib, ठीक है। अगेन बाय प्रोडक्ट से हमारी कहानी नहीं है कि क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, बस हमें पता होना चाहिए कि क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन है, ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन है, और आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन है। ठीक हो गया बेटे? इसी तरह चौथा रिएक्शन क्या होता है आपके पास? लाइक अगर आप किसी अल्कोहल का रिएक्शन या इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन चंदा आप किससे करवाएं? या तो एसिटाइल क्लोराइड से करवाएं। व्हाट इज मीन बाय एसिटाइल क्लोराइड? अभी सारे नाम पता होने चाहिए आपको। CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड से करवाएं, या फिर आसान लफ्जों में यही रिएक्शन आप एसिटिक एसिड से करा दें, प्रोडक्ट विल बी सेम, CH3COOH। एसिटिक एसिड से कराएं, और एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हुए आपके पास कैटलिस्ट होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, तब जाके ये रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब एसिटाइल क्लोराइड से हो या एसिटिक एसिड से हो, ठीक है, तो उस वक्त जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है बेटा वो क्या बनता है? एसिटेट ग्रुप फॉर्म होता है। कौन सा ग्रुप फॉर्म होता है? एसिटेट ग्रुप फॉर्म होता है। एसिटेट ग्रुप मिसाल के तौर पे ईस्टर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, CH3, वेयर इज माय पर्पल पेन, CH3 COO C2H5, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बॉन्डिंग में आप आसानी से समझ सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, बॉन्डिंग आसानी से कैसे समझ सकते हैं बेटा? आपके पास जब इसका रिएक्शन CH3COCl के साथ हो रहा है
तो ये रिएक्शन अपने आप में समझा रहा है कि यहां से बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेगा इन दोनों का, और क्या बन जाएगा, CH3COO, C2H5 बन जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सा होगा, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो बताइए कौन रिएक्शन रिएक्शन कौन सा वाला होगा, इलेक्ट्रोफिलिक वाला होगा, न्यूक्लियोफिलिक वाला होगा। शाबाश। जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो OH का कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल आता है कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। शाबाश। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा और आगे लेके चले जाते हैं, बस 3 रिएक्शन और रह गए। सॉरी बेटे। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाएं, सिंपली हम करवाएं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और कुछ नहीं है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं इसका, H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो होगा क्या बेटा, आपके पास ये इथाइल अल्कोहल जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। C2H5 अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ से कौन आ जाएगा, HSO4, एक हाइड्रोजन और OH मिलके, एक हाइड्रोजन OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, तो C2H5HSO4 आ जाएगा। अब C2H5HSO4 की दो ट्रीटमेंट होती है। इसकी कितनी ट्रीटमेंट होती है, दो ट्रीटमेंट होती है। एक आइए देखते हैं C2H5HSO4 की दो ट्रीटमेंट कैसे होती हैं। अगर हम फर्दर इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ बेटा, C2H5HSO4 का फर्दर रिएक्शन करवाएं H2SO4 के साथ, एक्सेस H2SO4 को दोबारा से इस्तेमाल करें हम, H2SO4 को इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा मैं, H2SO4 को दोबारा से इस्तेमाल करूं, और टेम्परेचर कितना रखूं, तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस रखूं, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे, अल्कीन फॉर्म होती है। और मैंने फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन भी करवाया था बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले मेथड से, याद है आपको। तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, अल्कीन फॉर्म होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में H2SO4 का रिएक्शन नहीं करवा रहा, बल्कि फर्दर इथाइल अल्कोहल मिला देता हूँ इसमें, एक्सिस ऑफ इथाइल अल्कोहल मिला देता हूं, किसकी मौजूदगी में, 140 डिग्री सेल्सियस की मौजूदगी में। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5O, पहली दफा यहां से निकला, दोबारा C2H5 हुआ है तो दोबारा से बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। अब जो बॉन्ड टूटेगा वो टूटेगा यहाँ से, सॉरी, अब सेकंड टाइम जो बॉन्ड टूटेगा बेटा वो कहां से टूटेगा, यहाँ से, और C2H5 वो यहाँ कंबाइन हो जाएगा, H और OH, एक दफा जो H निकला था दूसरी दफा जो OH निकला है, मिलाए क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। अब मुझे जरा याद दिला दें क्या क्या सीखा आपने। अगर आपने किस क्या बनाना हो बेटा, इथाइल क्लोराइड बनाना हो तो आप रिएक्शन करवाएं PCl3 PCl5 SOCl2, या फिर जिंक क्लोराइड प्लस HCl से रिएक्शन करवाएं। अगर आपने क्या बनाना है, इथाइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप KBr पोटेशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएं। अगर आपको बेटा आयोडाइड बनाना है तो आप आयोडीन से रिएक्शन करवाएं। अगर कोई बोलता है कि इथाइल क्लोराइड को ईस्टर बनाना है, मतलब एसीटेट ग्रुप में लेके जाना है, तो आप किससे रिएक्शन करवा देंगे बेटा इसका, एसिटाइल से। एसीटेट में लेके जाना है तो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे। अगर कोई बोलता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करें तो क्या बनता है इथाइल अल्कोहल से, तो आप बोलेंगे व्हेनेवर इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट विल बी ऑब्टेन्ड। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के दो रास्ते हैं, अगर उसमें फर्दर H2SO4 डाला तो वो अल्कीन की तरफ चले जाएगा, अगर उसमें फर्दर अल्कोहल डाला जहां से पैदा हुआ था अल्कोहल डाला तो वो क्या बना लेगा बेटा, ईथर बना लेगा। सही है, चले भाई आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास अगर इसी के अंदर हम क्या ऐड कर दें बेटा, ऐसा गलत हो जाएगा काम तो, अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, साथ चल रहे मेरे ट्रेन में बैठे हुए या मैं अकेले ट्रेन चला रहा हूँ, शाबाश। अगर हम इसमें सोडियम को ऐड कर दें तो सोडियम मेटल वाला बनता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है तो मतलब बेटा इसको सॉरी, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, इसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है। तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला।
जब ये बॉन्ड तोड़ेगा ये, तो क्या बनाएगा बेटा ये C2H5ONA, जिसको सोडियम ईथ ऑक्साइड बोलते हैं। C2H5ONA, दिस विल बी कॉल्ड एज सोडियम ईथ ऑक्साइड। साइड में हाइड्रोजन ये सबकी अलग हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे। अब अगर हम इसकी क्या करें, इसका रिएक्शन करें इथाइल अल्कोहल का, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं किसके साथ, इसको देखना बनता है ना। खैर, अगर हम इसका रिएक्शन करें बेटा किसके साथ, K2Cr2O7, मतलब जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, K2Cr2O7 विद H2SO4, H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपके पास जो बनता है बेटा, बेसिकली ये ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एक साइकिल याद किया हुआ था, हमेशा अल्डिहाइड मिलता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। एक एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन फिर मैं अगली क्लास में को पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की करेंगे तो आपको अल्कीन मिलेगा। सही है। वन लास्ट रिएक्शन, 10 मिनट लगे, ये पढ़ लिया हमने। अब अगली क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वरना फिर अगली क्लास में 1 घंटा मुझे इसको पढ़ाने में लगता। अब बेटा अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करें, लास्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल को हम ट्रीट करें वार्म एसिड में, वार्म एसिड में ट्रीट करें लाइक K2Cr2O7। ठीक है, वार्म एसिड है, सॉरी K2Cr2O7 की मौजूदगी में रिएक्शन करें और आपके पास रिएक्शन वार्म कंडीशन पे हो। बेटा क्यों नहीं समझ आया, समझ समझ भी लेते हैं, 5 मिनट में समझ जाएंगे। अगर वार्म कंडीशन में रिएक्शन करें तो आपके पास अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, CH3COOH। खत्म, डन। अब जरा 1 मिनट सुनिए मेरी बात, सारी बातें सुनिएगा। आपने करना क्या है सर, हमने अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहली बात सर, हमने क्या पढ़ना है, अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ने हैं। सर अल्कोहल की रिएक्शन की साइंस हमें पता है। सर क्या साइंस है अल्कोहल की रिएक्शंस की, कि अल्कोहल के दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। सर उल्टे हाथ के पहले 3 रिएक्शंस को देखें, पहले इन रिएक्शंस को देखें। अगर ये रिएक्शंस में टेंशन है तो फिर बताइए, फिर तो बेटा मुझे अगली क्लास में दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ये 3 रिएक्शंस में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हैलाइड बने 3 अलग किस्म के, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। ब्रोमाइड कब बना बेटा, ब्रोमाइड तब बना जब ब्रोमीन से KBr से रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब आपने नॉर्मल फेमस रिएजेंट से रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या बना बेटा, क्लोराइड बना। ठीक है, और इसी तरह जब आयोडीन से रिएक्शन करा तो आपके पास क्या बना बेटा, आयोडाइड बना। यहाँ तक तो साथ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन 3 रिएक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर चौथे वाले रिएक्शन पर आ जाए। इस चौथे वाले रिएक्शन में आपको समझाया ये गया, जो चौथा वाला रिएक्शन है, इसमें आपको बेटा ये डिमांड की गई कि अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दो। जब अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दिया गया तो देखा क्या गया कि आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब वो जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा उसकी 2 ट्रीटमेंट है। नंदानी बेटा मेरी बात समझिए, उसकी 2 ट्रीटमेंट है। अगर आप उसको एक्सिस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कीन बन जाएगा, जिसको हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करेंगे तो वापस अल्कोहल बन जाएगा। जो हमने रिएक्शंस को देखा है, ये रिएक्शन देख चुके हैं दोनों तरीके से। डिहाइड्रेशन कहाँ देखी थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। हाइड्रेशन कहाँ देखी थी, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में। तो रिएक्शन देखा था। उल्टे हाथ के रिएक्शन क्या है कि अगर C2H5 को C2H5 से रिएक्शन कराया जाए, अल्कोहल को अल्कोहल से रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन व्हाट विल बी फॉर्म, ईथर विल फॉर्म। क्या बनेगा आपके पास, ईथर बनेगा। ठीक है, इस चार्ट को सामने रख के बुक खोलिएगा, बुक खोल के कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, परेशान मत हो। पहले इसको समझे किसके रिएक्शन से क्या बनेगा। आखिर में जब सोडियम से रिएक्शन हुआ तो बेटा क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा।
अच्छा सोडियम तो अपने आप में समझा रहे हैं ना, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है। हर वो बंदा जो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, इसमें सिंपल है। हर वो बंदा जो जो इलेक्ट्रॉन में एक्सिस हो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा हो तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, तो C2H5ONA बन जाए। ठीक हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेटा मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, सिंपल सी बात है ना कि ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये आइन, सोडियम आइन थोड़ी हमारे सामने है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ये तो सोडियम मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ी है। सोडियम मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ी है, मेटल तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो आप बात कर रहे हो मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है तो आयन की बात करते हैं, तो आयन की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट स्टेशन में क्या है कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वार्म कंडीशन पे रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। इसको आप करना कराना क्या है कि इन रिएक्शंस को आपने फ्रॉम बुक, एनी सोर्स बुक, पीटीबी एसटीबी या एफटीबी, फ्रॉम बुक आपने अल्कोहल के रिएक्शंस खुद से करने हैं, इसको सामने रखते हुए। वहां पे लाइन बाय लाइन रिएक्शन होंगे, उसको करना है। ठीक है। फ्रॉम बुक इन रिएक्शंस को करना है, रिएक्शंस की वर्डिंग भी लिखी होगी, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि CO ब्रेक हो रहा है या आपके पास OH ब्रेक हो रहा है। नहीं टेंशन होती, फिर भी परेशानी होती तो बता दीजिएगा, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, परेशानी नहीं है। आज थोड़ा सा अलग अंदाज में कर लिया हमने ताकि थोड़ा पीसेस देख लें हम लोग, वरना तो लाइन बाय लाइन रिएक्शन करते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव अंदाज होता है। ठीक है। अपना ख्याल रखिए बेटे, फिर आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।